डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम अरस्तू के जो सिद्धांत हैं, जो विचार हैं, उसके राजनीतिक विचार, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनको। अभी तक हमने अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जाना और समझा कि किस प्रकार से वह राज्य में अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहता है और किस प्रकार से अपने शिक्षा सिद्धांत को राज्य में लागू करना चाहता है। आज हम अरस्तू के न्याय सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वह सिद्धांत कैसा है। अरस्तू के महान विद्वान गुरु जो प्लेटो हैं, उन्होंने न्याय की अवधारणा को राज्य का जीवन और आधार माना था। प्लेटो न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी भवन का निर्माण करता है। अरस्तू भी अपने गुरु की भांति न्याय को राज्य का मूल आधार तत्व स्वीकार करता है और कहता है कि बिना न्याय के कोई भी राज्य व्यवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकती है। लेकिन वह लकीर का फ़कीर नहीं है। केवल मात्र इस आधार पर न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता कि प्लेटो ने ऐसा कहा था। वह अपनी न्याय की अवधारणा अपने अलग तरीके से विचार करते हुए, उन संदर्भों को खोजते हुए अपने तरीके से न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अरस्तू का न्याय सिद्धांत प्लेटो के न्याय सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना न्याय है, अरस्तू का न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है। अरस्तू के अनुसार न्याय के अपने कुछ अभिप्राय हैं, अर्थ हैं। अरस्तू न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानता है। एक अर्थ में यह सद्गुण से भी श्रेष्ठ होता है। यह सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जब सद्गुण कार्य रूप में परिणित होता है तो न्याय का रूप ले लेता है। उदाहरण देकर वह समझाने का हमें प्रयास करते हैं। कहते हैं कि विवेकी होना सद्गुण है, परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। अर्थात हम दूसरों के साथ अपने विवेक के साथ आधार पर कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये न्याय है। अरस्तू ने न्याय को अन्य सभी सद्गुणों से बहुत ही श्रेष्ठता प्रतिपादित की है, श्रेष्ठ स्थान प्रतिपादित किया है। अरस्तू के मत में न्याय एक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सारे सद्गुण समा जाते हैं। अरस्तू ने न्याय राजनीतिक क्षेत्र का सर्वोत्तम तत्व बतलाकर राजनीति के उत्कृष्ट स्वरूप को स्पष्ट किया है। इस प्रकार अरस्तू के अनुसार न्याय से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक समुदाय का एक नितांत आवश्यक गुण है। न्याय इस चीज़ का निर्णायक है, राज्य के लिए औचित्य क्या है, ये राजनीतिक समुदाय को सुव्यवस्थित करने वाला है। संपूर्ण न्याय की उपस्थिति राज्य को विकारग्रस्त होने से बचाती है और राजनीतिक जीवन को स्वस्थ एवं कल्याणकारी बनाती है। अरस्तू ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए उसके दो मुख्य विभाजन किए हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। सामान्य न्याय से अरस्तू का अभिप्राय है कि सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई का नाम है। इसकी व्याख्या करते हुए एथिक्स की 5वीं पुस्तक में अरस्तू ने लिखा है, सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। अपने पड़ोसियों के साथ भी वह इसका प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में अच्छाई के साथ सब कामों, सभी सद्गुणों तथा समग्र साधुता को ही अरस्तू सामान्य न्याय मानता है। और दूसरा जो इनका तत्व है या सिद्धांत है वो है विशिष्ट न्याय। न्याय का दूसरा तत्व जो विशिष्ट न्याय है, यह सामान्य न्याय का ही एक अंग है। विशिष्ट न्याय संपूर्ण अच्छाई का ही एक पहलू है जिसकी उपस्थिति मनुष्य को अन्य लोगों के साथ उचित एवं सामान्य व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। विशिष्ट न्याय एवं सामान्य न्याय में कोई ऐसा अंतर नहीं है। इनके अंतर का प्रमुख आधार इनका क्षेत्र है। जहाँ सामान्य न्याय का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, विस्तृत है, मनुष्य की संपूर्ण अच्छाई को सन्निहित करने वाला है, वहाँ विशिष्ट न्याय का क्षेत्र नितांत सीमित है। ये केवल मात्र अच्छाई के उस अंश का द्योतक है जिसकी उपस्थिति होने से व्यक्ति दूसरों के साथ यथोचित व्यवहार करता है। इस विशिष्ट न्याय शब्द का प्रमुख रूप से संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होने के कारण कानून से है। विशिष्ट न्याय से युक्त व्यक्ति वह है जो श्रेष्ठ कानून का समुचित पालन करता है और इस प्रकार समाज के संदर्भ में अपने लिए उचित मात्रा से अधिक सुख सुविधाओं के लिए कामना नहीं करता है। अर्थात विशिष्ट न्याय वह है
जिसमें व्यक्ति समाज के कल्याण, समाज के हित को ज़्यादा महत्व प्रदान करता है। अरस्तु ने विशिष्ट न्याय को भी दो भागों में फिर बांट दिया है। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा है संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय है कि राज्य अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मानों तथा अन्य लाभों और पुरस्कारों का बंटवारा या वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। एथेंस जैसे यूनानी नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण ये सब चीज़ें वितरित कर दी जाती थी। इसका विषम वितरण अर्थात किसी वर्ग विशेष को ही राजकीय पदों का दिया जाना राज्य में गंभीर दोष उत्पन्न कर सकता है। अरस्तु कहता है कि इसका वितरण आनुपातिक समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी को वितरणात्मक न्याय कहता है। अरस्तु कहता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को ये पद और पुरस्कार उस मात्रा के अनुपात में देना चाहता है जिस मात्रा में उसने अपनी योग्यता और धन से राज्य को लाभ पहुंचाई है। अर्थात अरस्तु का कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति योग्यता से पूर्ण है और जो व्यक्ति कार्य कर रहा है राज्य के लिए, कल्याण के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के जो पद हैं वो दिए जाने चाहिए। वितरण की गई वस्तु का आनुपातिक महत्व उन्हें प्राप्त करने वाले लोगों के गुणों के अनुरूप होना चाहिए। यदि आनुपातिक न्याय के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए तो वह श्रेष्ठ ढंग का राज्य होगा। दो व्यक्तियों ने समान रूप से राज्य की सेवाएं की हैं, उनके व्यक्तिगत गुण समान हैं तो उन्हें समान रूप से तथा समान मात्रा में राजकीय पद और सम्मान दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर दो व्यक्ति समान रूप से योग्य हैं लेकिन वे राज्य उनसे होने वाली उपयोगिता के अनुपात में कम काम करता है एक व्यक्ति, तो आनुपातिक आधार पर न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि उन्हें समान नहीं दिया जाए। यह विचारणीय प्रश्न है कि अरस्तु ने वितरणात्मक अथवा आनुपातिक न्याय के सिद्धांत का विचार करना क्यों आवश्यक समझा। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि के रूप में हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में राज्य द्वारा जहां विभिन्न राजकीय पद, सम्मान तथा अन्य सुख सुविधाओं का नागरिकों में वितरण होता था, वहां राज्य अपने नागरिकों में सम्मति का वितरण भी करते थे। अनुपात से राजकीय पद, सम्मान, अन्य सुख सुविधाएं एवं आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। दूसरा जो सिद्धांत है इनका विशिष्ट न्याय का वो है संशोधनात्मक न्याय। संशोधनात्मक न्याय वह है जिसके आधार पर राज्य अपने नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण करता है। वह राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनका संशोधन करता है। यह न्याय ऐच्छिक और अनैच्छिक दो रूपों में होता है। ऐच्छिक व्यवहारों का उदाहरण है विभिन्न प्रकार के समझौते और संविधाएं हैं जो जब कोई पक्ष संविधा की कोई शर्त तोड़ता है तो राज्य दूसरे पक्ष के साथ इस प्रकार होने वाले अन्याय का अपने न्यायालयों द्वारा संशोधन करता है। अर्थात कोई व्यक्ति अगर सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसे दंड की व्यवस्था है या उसे संशोधित करके वापस लागू कर दिया जाता है। अनैच्छिक व्यवहारों में सहमति का कोई तत्व नहीं होता है। इनमें जब एक नागरिक दूसरे को हानि पहुंचाता है तो राज्य की हानि उठाने वाले नागरिक की भरपाई करवा के उसके साथ न्याय करता है। राज्य की हानि। इस न्याय को व्यवहार में लाते समय व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। उनके अपराध की गुरुता अथवा लघुता को ध्यान में रखकर ही उनके लिए समुचित दंड की व्यवस्था की जाती है। अरस्तु यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अपराध या उनके जो कार्य करने का तरीका है वह कितना छोटा या बड़ा है उसके आधार पर ही उसके दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः संशोधनात्मक न्याय का प्रमुख उद्देश्य यही है कि वह पीड़ित व्यक्ति के कष्टों का परिशोधन करे एवं उन लोगों के लिए समुचित दंड विधान की व्यवस्था करे जिन्होंने दूसरे लोगों को अपने आचरण एवं व्यवहार से दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाया है।